Hello Eklavyans, welcome back to your very own channel एकलव्य। गाइस, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो से याद होगा, जो मैंने चैनल का इंट्रोडक्शन दिया था, उस वीडियो में हमने बोला था कि केमिस्ट्री की एक पूरी सीरीज चलने वाली है। ओके, एंड इस सीरीज में जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो गाइस, I once again welcome you all to the first session of organic chemistry, and the chapter that we are going to discuss is Introduction to Organic Chemistry. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं वही कोट दोहराऊंगा जो मैंने लास्ट वीडियो में दोहराया था। वो मेरा बहुत फेवरेट कोट है, ठीक है। मैं वो हमेशा सोचता हूँ एंड बिलीव करता हूँ कि ये ऐसी चीज़ होती है। सो द कोट इज, एक दिन में नहीं होगा मगर गाइस एक दिन ज़रूर होगा, एंड वो एक दिन आने के लिए अपने को हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, उतने ही डेडिकेशन और उतने ही पैशन के साथ, सो दैट हमने जो भी चीज़ सोचा है वो चीज़ अचीव कर सके। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. This first session will be talking about introduction to organic chemistry. Now, after completing this first particular chapter, that is introduction to organic chemistry, these are the topics that you will cover. Let us just briefly understand exactly what are the topic name. जो पहला टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसे आया, क्या हुआ है, नॉट, ठीक है. द सेकेंड वन विल बी द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक chemistry. The third one will be, what is that reason that because of which carbon forms a very large number of compound, that is the reason for the formation of large number of compounds of carbon. The fourth one will be the characteristics of organic compound. The fifth one will be the importance of organic chemistry in our day-to-day life. And the sixth one will be the tetravalency of carbon. The seventh one we are going to discuss about what are hydrocarbons and its classification. The eighth one will be homologous series and its characteristics. The ninth one will be representation of organic compound. Representation of organic compound can be done in two ways. One is molecular way and one is structural way. In molecular way, I have included degree of unsaturation. We are going to discuss here itself, ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे कि what are the structural formula for the representation of an organic compound. उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कार्बन क्या होता है. टाइप्स ऑफ कार्बन का ये मत समझना अलग अलग कार्बन या हम उसके आइसोटोप्स डिस्कस करने वाले, नहीं, वैसा कुछ नहीं है. टाइप्स ऑफ कार्बन एक अल्केन का एक हिस्सा है. जब वो चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को समझ जाएगी. देन उसके बाद हम डिस्कस करने वाले अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं और उनका नाम कैसे किया जाता है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे. अगर ये छोटे से टॉपिक्स, ये बेसिकली बहुत छोटा सा हिस्सा एक बड़े से टॉपिक का, ये चैप्टर आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट यस, ये सारे टॉपिक्स जो मैंने इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लिख रखे हैं ये आपको मिलेंगे इन सम बेसिक कंसेप्ट, इन सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो एनसीईआरटी के पार्ट 2 का चैप्टर है, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड के. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. सी, मेरे को बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर वाई कार्बन केमिस्ट्री इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो वो जैसे ही मुझसे एक सवाल पूछते हैं मैं उनसे एक क्रॉस क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय अ लिविंग बीइंग. जैसे कि मैंने आपसे ये सवाल पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग बीइंग. तो जो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में आती है वो ये है कि सर द लिविंग बीइंग इज समथिंग दैट विल ग्रो, दैट विल रिप्रोड्यूस एंड दैट विल डाई, ठीक है. जैसे ही आप ये बोलते हैं, इसके आगे मैं इस चीज़ों को इस तरह से कंटिन्यू करता हूँ कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ऑल दिस लिविंग बीइंग्स आर दिस ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंप्लीटली कंपोज्ड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विच आर लाइफलेस मॉलिक्यूल. यू हर्ड इट राइट गाइस, आपने सही सुना कि हाँ, ये जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है, लाइक प्लांट ले लो, एनिमल्स ले लो, ह्यूमंस ले लो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले लो, जितना भी लेना है, जो भी क्लासिफिकेशन करना है लिविंग बीइंग्स का कर लो, बट ये जितने भी लिविंग बीइंग्स है दे ऑल आर कंपोज विद अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दैट आर लाइफलेस, मतलब जिनका कोई जिंदगी नहीं होती, ठीक है. दैट इज अमेजिंग पार्ट बिहाइंड इट, एंड दैट लाइफलेस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स. 12th का चैप्टर है, थोड़ा बहुत डिटेलिंग हम इसमें भी देखेंगे. अभी फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ बायोमॉलिक्यूल्स. बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कि आपने सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, फैट्स होता है, लिपिड्स होता है, विटामिन्स होता है, प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है. सो दीज आर सम बायोमॉलिक्यूल्स दैट यू विल कम अक्रॉस, ठीक है. बट ये मैं चीज़ें डिस्कस क्यों कर रहा हूँ,
वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जितने भी कंपाउंड्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं, नेचर इज इन लिविंग बीइंग से ऑब्टेन करते हैं, उन्हीं सारे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो द कंपाउंड्स दैट आर बीन फॉर्म, द कंपाउंड्स दैट आर बीन डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स are known as organic compounds, and the study of this organic compound is known as organic chemistry. I hope इतना समझ में आया होगा आप लोगों को. The study of an organic compound is known as organic chemistry. What are organic compounds? The compounds which are directly or indirectly derived from a living being. Okay, तो यहाँ तक तो हम समझ लिए. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन केमिस्ट्री क्यों है, उसको जानने के लिए आपको एक चीज़ जो जानने की ज़रूरत पड़ेगी वो है फादर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में. फादर ऑफ केमिस्ट्री अगर आपने नाम सोच लिया है तो प्लीज़ कमेंट कर दे उसको. बाय द टाइम मैं डेफिनेटली उनका नाम लिखूंगा. सो इन 1785, द ईयर वॉज 1785. ईयर्स प्लीज़ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, इन 1785 द फादर ऑफ केमिस्ट्री नोन एज एंटोनी. अगर आपने ये वाला नाम सोचा था तो काफी सही गैस है, लेवॉइसर. ही इज नोन एज व्हाट, फादर ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, एंटोनी लेवॉइसर ने क्या किया, इन्होंने जितने भी कंपाउंड्स नेचर से या बेसिकली लिविंग बीइंग से डिराइव करते हैं उनका एनालिसिस किया. ठीक है, और एनालिसिस के बाद ये पाया कि जितने ही कंपाउंड उन्होंने एनालिसिस किए हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स थे दैट वाज कार्बन एंड हाइड्रोजन. मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स उन्होंने एनालिसिस किया सब में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले कौन से थे, कार्बन एंड हाइड्रोजन. एंड देयर वर सम ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन एक्सेट्रा. मतलब जैसे ही उन्होंने ये सारी चीज़ें एनालिसिस की तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में उनको मिला कि कार्बन एंड हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होते हैं, एंड बहुत छोटे से अमाउंट्स में उनको क्या मिला, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन एक्सेट्रा. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, the compound which consists of carbon and it is derived from living beings are known as organic compounds, and the branch of chemistry that deal with organic compound is organic chemistry. Again I'll repeat, उन्होंने ये कहा कि अगर कंपाउंड में कार्बन है और वो कंपाउंड लिविंग बीइंग से डिराइव किया गया है तो हम उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड द केमिस्ट्री बिहाइंड इज नोन एज व्हाट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये किसने कहा था, एंटोनी लेवॉइसर ने. ठीक है, सो ये आई होप एक बेसिक सा आइडिया आपको मिल गया होगा. ठीक है, अब बात आई कि ये कंपाउंड सिर्फ लिविंग बीइंग्स में ही क्यों मिलते हैं. द नेक्स्ट थॉट ये जानने के बाद साइंटिस्ट ने ये सोचना चालू किया कि वाई वी कैन नॉट प्रिपेयर दिस थिंग इन लेबोरेटरी. ये सिर्फ लिविंग बीइंग्स में ही क्यों मिलते हैं, हम सिर्फ लिविंग बीइंग्स में ही क्यों डिराइव कर सकते हैं, बाकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जैसे हम इसको लेबोरेटरी में क्यों सिंथेसाइज नहीं कर सकते. तो उसका आंसर देने के लिए देयर वॉज अ स्वीडिश केमिस्ट. ठीक है, देयर वॉज अ स्वीडिश केमिस्ट. ये तो पहला पॉइंटर था. ठीक है, देन द सेकेंड वन वॉज a Swedish chemist जिनका नाम था बर्जीलियस. ठीक है, अब बर्जीलियस बाबा ने क्या बोला. ठीक है, बहुत हिलेरियस सा थ्योरी था इनका, बट ठीक है काफ़ी सालों तक चला भी. इन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक जादुई ताकत की ज़रूरत पड़ती है. कौन सी ताकत की ज़रूरत पड़ती है, जादुई ताकत की, और उस जादुई ताकत को उन्होंने बोला वाइटल फोर्स. ठीक है, सो इनका एक बहुत फेमस सा कॉन्सेप्ट है या फेमस सा थ्योरी है जिनको हम इस तरह से पढ़ते हैं, बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी. काफ़ी सालों तक ये पॉपुलर रहा. ठीक है,
और इस थियोरी का बहुत सिंपल सा रीजन क्या था, उन्होंने बोला कि देर इज सम वाइटल फोर्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग बींग्स, मतलब ऐसी जादुई ताकत जो लिविंग बींग के अंदर ही प्रेजेंट है, इसके वजह से लिविंग बींग कंपाउंड बना सकता है और हम लेबोरेटरी में बना नहीं सकते। ये ऑलमोस्ट 200 साल पुरानी बात है। आज तो अपने को पता है कि आउट ऑफ 25-30 मिलियंस ऑफ कंपाउंड जितने भी नेचर में जितने भी हमने बनाए उसमें से 90% तो ऑर्गेनिक ही है जो हमने लेबोरेटरी में बनाया। बट ये 200 साल पहले की बात है जब बर्ज़ेलियस ने ये थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, एंड इस थ्योरी का मतलब क्या था, देयर इज सम वाइटल फोर्स प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग बीइंग that makes an organic compound inside the living being, and since we do not have that vital force we cannot prepare this organic compound in laboratory। तो भैया इन्होंने इतना बोल के छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद चीज़ें बदलना स्टार्ट हुई एंड द ईयर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट वाज 1828। ठीक है, तो हम वापस से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत ईयर्स में तुम्हारे साथ डिस्कस करते हुए चलूँगा। इन 1828 in 1828 there was a German chemist, जर्मनी से बिलोंग करते थे ये। ठीक है, there was a German chemist जिनका नाम था फ्रेडरिच वोल्हर, जिनका नाम क्या था, फ्रेडरिच वोल्हर। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, फ्रेडरिच वोल्हर। अब फ्रेडरिच वुलर, ठीक है, फ्रेडरिच वुलर एक पर्टिकुलर सॉल्ट के ऊपर उसका हीटिंग इफेक्ट देख रहे थे और वो सॉल्ट का नाम था अमोनियम साइनेट। ठीक है, द सॉल्ट नेम वाज अमोनियम साइनेट एंड ही वाज स्टडिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑन अमोनियम साइनेट। वंस ही स्टार्टेड हीटिंग एंड ऑल दो स्टडीज वर डन, व्हाट ही आइडेंटिफाइड वाज कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। बिंगो, यूरिया क्या है? It is an organic compound which is found in mammals, or sorry, it's an organic compound which is found in urines of mammal। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था एंड उसका रिएक्शन हम कुछ इस तरह से पढ़ते हैं। अमोनियम साइनेट, जैसे मैंने बोला, आपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना ली होगी, NH4NCO, इसको हम बोलते हैं अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट को क्या किया जा रहा था? हीट किया जा रहा था। ठीक है, हम अमोनियम साइनेट को हीट कर रहे थे और हीट करते करते पता चला कि उन्होंने क्या बना दिया है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, एंड ये जो बना था वो था यूरिया। इधर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये आता है, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वॉज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी वॉज यूरिया एंड द पर्सन हु सिंथेसाइज वॉज फ्रेडरिच वुलर। और ये एक्सीडेंशियल था गाइस। ठीक है, आप लोग ये मत समझना कि वो थॉट प्रोसेस लेके चले थे कि अमोनियम साइनेट को हीट करती उनको यूरिया मिलने वाला है, नहीं। जैसे ही वो हीट किए, ड्यू टू मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, इधर जो हुआ उसको हम बोलते हैं ड्यू टू molecular rearrangement, ड्यू टू मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट यूरिया बन गया एंड इट वाज एन सेरेंडिपिटी, जिसको हम एक्सीडेंशियल डेवलपमेंट में एक इंग्लिश वर्ड दिया गया, सेरेंडिपिटी। तो इट वाज एन सेरेंडिपिटी दैट एन अमोनियम साइनेट गॉट कन्वर्टेड इनटू यूरिया। मतलब ये एक एक्सीडेंटली हुआ, कोई प्लान नहीं था उनका, उनको कोई थ्योरी पता नहीं थी कि हीट करने के बाद यूरिया मिलेगा। बट येस, यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। और ये बात फिर बर्ज़ेलियस को बताई गई, तो बर्ज़ेलियस एकदम मस्त हंसने लगा, बोलता है वो तो गलती से हो गया होगा। ठीक है, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट दैट एन अमोनियम साइनेट विच इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड गॉट कन्वर्टेड टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज यूरिया। ठीक है, तभी भी लोगों ने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया एंड चेक ऑफ कर दिया कि चलो ठीक है, इट माइट बी एन एक्सीडेंट या एक फ्लूक होगा जिसके वजह से ये बन गया। देन उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, ही वॉज क्लोप्स। द नेक्स्ट साइंटिस्ट नेम वॉज क्लोप्स। अब इन्होंने क्या किया,
he prepared acetic acid from its element. So let me write the name first. ठीक है, the next one was क्लोब्स या कोलबेज, बहुत से लोग इनको कोलबेज भी बोलते हैं, तो मैं भी कोलबेज बोलूँगा या क्लोब्स बोलूँगा, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन द ईयर वाज अराउंड 1845. ठीक है, द ईयर वाज अराउंड 1845 जब उन्होंने क्या किया, ही प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड फ्रॉम इट्स एलिमेंट. ही प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड, he prepared acetic acid. एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज CH3COOH. ये आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, बेसिकली 10th स्टैंडर्ड में ये चीज़ पढ़ी होगी. तो एसिटिक एसिड, ही प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड फ्रॉम इट्स एलिमेंट. वो रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली इन्होंने किया क्या. व्हाट ही डिड वाज, the first thing that he did was he took carbon and hydrogen and इसका इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में डाल दिया. ठीक है, he took carbon and hydrogen and what it is, what इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी पास किया इसमें. ठीक है, एंड जैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया गया, ठीक है, द मोमेंट देयर वाज डिस्चार्ज in this particular mixture of carbon and hydrogen, it got converted to one of the another organic compound that was ethyne. ठीक है, फिर इथाइन को उन्होंने ट्रीट किया. देन इथाइन was further treated by a mixture of silver sulfate, mercury sulfate and H2SO4, जिसको नॉर्मली इस तरह से भी लिखा जाता है Hg2+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन. ठीक है, ये वाला रिएक्शन भी है, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस. ये हम अल्काइंस चैप्टर में पढ़ेंगे भी. बट जैसे ही उन्होंने ये चीज़ किया, वन ऑफ द कंपाउंड वाज फॉर्म दैट इज CH3COOH, दैट इज एसिडल्डिहाइड. ठीक है, उन्होंने एसिडल्डिहाइड बनाया एंड फाइनली इसको जब ऑक्सीडाइज किया गया. ठीक है, एंड फाइनली इसको जब ऑक्सीडाइज किया गया, दैट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन, देन एक प्रोडक्ट बन के आया जिसका नाम था एसिटिक एसिड. तो यहाँ पे दो तरीके का सवाल तुमसे पूछा जा सकता है, वो दोनों ही आपको पता होना चाहिए. अगर मैं आपसे पूछूं कि द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड that was formed in laboratory is dash. प्लीज गाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट जरूर करना. आई विल अगेन रिपीट द क्वेश्चन. द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी इज डैश. आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स का टाइम. फटाफट कमेंट करो इसका आंसर क्या होने वाला है. द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वॉज फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी इज डैश. आई होप आप लोगों ने कमेंट कर लिया होगा एंड द आंसर इज यूरिया. Urea is the first organic compound formed in laboratory. Now my second question is, the first organic compound that was synthesized in laboratory from its element is dash. The first organic compound that was synthesized from its element is dash. The first organic compound synthesized from its element is dash. आई होप गाइज आपने आंसर कमेंट कर दिया होगा एंड द आंसर इज एसिटिक एसिड. एंड द आंसर इज एसिटिक एसिड. तो याद रखना, लेबोरेटरी में जो पहला कंपाउंड बना था वो यूरिया था. ठीक है, बट एलिमेंट से जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था वो था एसिटिक एसिड. तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. उसके बाद आए बर्थलॉट. ठीक है, देन देर वॉज एन साइंटिस्ट नोन एज बर्थलॉट. एंड अगर मुझे ईयर प्रॉपरली याद है तो इट वॉज अराउंड 1856 एंड ही प्रोड्यूस्ड एंड ही फॉर्म्ड मीथेन. ठीक है, बर्थलॉट ने क्या प्रिपेयर किया, मीथेन. सो ही प्रिपेयर्ड मीथेन. एंड फिर मिड ऑफ 19th सेंचुरी में
आगे आगे प्रोडक्ट्स बनते गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनता गया, एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी इसको हमने डिस्कार्ड कर दी सक्सेसफुली। डिस्कार्ड कर दी मतलब ऐसी कोई जादुई ताकत नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई जादुई ताकत लिविंग बींग्स में नहीं है जिसके वजह से ये कंपाउंड बनते हो, ठीक है। हम इसको लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, वो बात अलग कि तब तक हमें इसका केमिस्ट्री नहीं पता था, आज हमें इसका केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा पता है और इसके लिए हर साल हज़ारों नए कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। आफ्टर स्टडिंग ऑल दिस थिंग्स जो एक चीज़ दिमाग में आता है कि सर ठीक है सर ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट हाउ विल यू डिफाइन एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करोगे। सो लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अगर ये डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पुराना डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए या अगर पुराना डेफिनेशन अगर मुझे बोलना हो, सो मैं बोलूँगा एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द केमिस्ट्री, इट इज डिफाइंड एज अ chemistry it is defined as a chemistry of carbon and its compound or compound containing carbon. So definition of organic chemistry बहुत simple है, compound containing carbon. But guys problem is, ठीक है, there are certain compounds like exception की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, so there are certain compounds which have exception to this definition, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, then कार्बन डाइऑक्साइड, then carbonates, then bicarbonates, it is HCO3 minus bicarbonates, then carbon disulfide, etc. are inorganic compound, are nothing but inorganic compounds. परफेक्ट, समझ में आया। सी ये पुराना डेफिनेशन था जिसमें हमने बोला था कि केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बट ये गलत था। देर आर सर्टन एग्जाम्पल और देर आर सर्टन कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन बट दे आर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज उनका वो सोर्स ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप गाइज द फर्स्ट सेगमेंट हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया है, मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है। जस्ट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा एक पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पेज जिस पर ये सारी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। तो द फर्स्ट सेगमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सक्सेसफुली। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट, ठीक है। द नेक्स्ट सेगमेंट जो दूसरा टॉपिक है दैट विल बी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहता है, ठीक है। Now coming upon to the second part that is modern definition of organic chemistry. The modern definition of organic chemistry says that the chemistry of hydrogen and carbon, or basically it is nothing but chemistry of हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सो मॉडर्न डेफिनेशन अगर हम सिंपली कहें कि व्हाट विल बी द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज नथिंग बट द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इतना याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट केमिस्ट्री of hydrocarbons,
कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ये बहुत छोटा सा सेगमेंट है। सो ये था डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आई होप आपको इतना चीज़ें समझ में आया होगा। द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका मॉडर्न डेफिनेशन वाला सेगमेंट खत्म होता है। ठीक है, सो हमने 2 सेगमेंट खत्म कर लिए हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 2 चीज़ें गाइस खत्म हो चुकी है। लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड वन। द थर्ड सेगमेंट टॉक्स अबाउट रीजन बिहाइंड, ठीक है, रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ reason for the formation of large number of compound, large number of compounds, reason for the formation of large number of compounds by कार्बन। ठीक है, आई होप आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही हो। आई नो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, एटलीस्ट आप लोगों से तो काफ़ी ख़राब होगी, बट आई होप आप लोगों को मैं जो लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है एंड जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो भी चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, द नेक्स्ट सेगमेंट दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बाय कार्बन। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला रीज़न आता है, द फर्स्ट रीजन, ए सेगमेंट दे देते हैं ना नंबर सेम हो जाएगा। द फर्स्ट रीजन इज कैटेनेशन। चलो गाइस फटाफट मेरे को कैटेनेशन का मतलब बताओ कमेंट करके कि आपने कैटेनेशन का मतलब क्या समझा है। ठीक है, एक छोटे से लाइन में आप कमेंट कर सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय कैटेनेशन। प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर, ये कैटेनेशन का मतलब क्या है, प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, कैटेनेशन इज नथिंग बट द self linking property, the self linking property of an atom। सो कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऐसा नहीं सिर्फ कार्बन के पास है, बट कार्बन बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली कैटेनेशन की प्रॉपर्टीज दिखाता है एंड इट फॉर्म्स कंपाउंड्स लाइक दिस। वो कभी कभी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बना देगा, ऐसे जो एलिफैटिक होंगे जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, दैट इज सैचुरेटेड बना सकता है, या ये इसी को अनसैचुरेटेड बना सकता है, जैसे डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स रख सकता है। ठीक है, देन ये ब्रांच कंपाउंड्स भी बना सकता है इस तरह से, सॉरी। सो बहुत से वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स ये प्रिपेयर कर सकता है। या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की अगर बात चल रही है तो ये बेंजीन जैसा भी एक स्ट्रक्चर बना सकता है। ठीक है, दिस इज नोन एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अगर आप ध्यान से ये चीज़ देख रहे हो तो इसमें कार्बन ने खुद से ही फॉर्म किया है, और ऐसा नहीं 3 कार्बन तक, ये बहुत बड़े हो सकते हैं, C50 C60 इतने बड़े कार्बन चेन ये बना सकता है। रिंग हो या एलिफैटिक रिंग स्ट्रक्चर हो या एलिफैटिक स्ट्रक्चर हो, दैट इज नथिंग बट चेन स्ट्रक्चर, उतने बड़े ये स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, और इतना ज़्यादा कैटेनेशन का प्रॉपर्टी पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई नहीं दिखाता, एंड शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि इतने ज़्यादा कंपाउंड्स ये बनाता है। सो दैट इज नथिंग बट वी हैव डिस्कस कैटेनेशन एक पहला ऐसा रीज़न है जिसके वजह से कार्बन बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, आफ्टर डिस्कसिंग कैटेनेशन, पहला तो कैटेनेशन है, दूसरा है आइसोमेरिज्म। आपने सही सुना, फटाफट जो आपने डेफिनेशन सोचा है 10th में जो पढ़ा है, ठीक है, वो चीज़ याद कर लो एंड जस्ट मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी समझो। जो आपने आइसोमेरिज्म, सॉरी नॉट कैटेनेशन, आइसोमेरिज्म का जो डेफिनेशन या आइसोमर का डेफिनेशन जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है वो ये होगा, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आई होप गाइस सबने यही पढ़ा है। अगर यही पढ़ा है तो प्लीज़ अपना आंसर कमेंट करिए। ठीक है, हाँ मैं कमेंट करिए वहाँ पे कि आपने यही डेफिनेशन पढ़ा, और अगर किसी और ने कोई और डेफिनेशन पढ़ा है तो प्लीज़ ये भी कमेंट करिए कि आपने 10th स्टैंडर्ड में डेफिनेशन क्या पढ़ा। बट गाइस वो 10th स्टैंडर्ड तक
आप वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, अब आप 11th स्टैंडर्ड में हो, तो सारी चीज़ें तो सेम नहीं होंगी, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। ऑल दो मैं डेफिनेशन वही मार्क करूंगा, बट आइसोमेरिज्म ये नहीं होता। आइसोमेरिज्म ये होता है द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है, बट यस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तब जाके हम उसको बोलेंगे वो आइसोमर है एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। टेंशन मत लो, आइसोमेरिज्म एक अलग से इकलौता बहुत अच्छा सा बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही मसालेदार टॉपिक है। आप नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, नॉमेनक्लेचर के बाद वही आने वाला है, ठीक है। अभी फिलहाल आइसोमेरिज्म्स को मैं बस इतना अभी बस आइसोमेरिज्म में मैं इतना लिख रहा हूँ, हैविंग सेम, या इस तरह से मैं लिखता हूँ, जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम बट इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शुड बी डिफरेंट। एमएफ और एसएफ का आप टेंशन मतलब, जैसे कि मैंने बोला इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको ये सारे ही डेफिनेशंस अच्छे से मिलने वाले हैं, तो उसका आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। अगर मैं कोई एक आधा एग्जाम्पल डिस्कस करना हो आपके साथ, तो ये कुछ इस तरह से, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3, जिसको हम बोलते हैं ब्यूटेन, ठीक है। अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट चेन है, अगर इसका मेरे को आइसोमर बनाना हो तो इट इज CH3 CH CH3 CH3। अगर आप दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो ये होगा C4H10। काउंट कर लो एक बार, देखो धोखाधड़ी तो आपके साथ नहीं हो रही है, ठीक है, तो काउंट कर लेना चाहिए। स्पेशली जब मैं आइसोमर पढ़ाऊंगा तो मैं कभी धोखा भी दे सकता हूं आपको, तो पहले काउंट कर लो। देखो 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन जस्टिफाइड। अब 10 हाइड्रोजन है कि नहीं, 3 + 3 6 एंड 6 + 4 10, तो यहाँ पे आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है, इट इज C4H10, ठीक है। बट दोनों का ही, अच्छा ये वाला रह गया, आप सोच रहे हो तो ये वाला भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन, 3 3 9 एंड 1 10, तो दोनों में ही C4H10 है। बट ये पूरा स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और ये क्या है गाइस, ब्रांच चेन कंपाउंड है। तो प्लीज, ठीक है, धोखाधड़ी ऐसे मैं करूंगा नहीं, डोंट वरी, बट ये आपको चेक करते हुए चलना है, क्योंकि कभी कभी मेरे हाथ से शायद मैं कुछ गलत लिख बैठूं, तो आपको वो चीज़ कमेंट करके बतानी पड़ेगी कि सर आपने ये इस चीज़ को गलत लिख दिया है, ठीक है। इंटेंशनली कोई चीज़ नहीं होगा, बट अगर हो जाए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। सो सेकेंड वाला था आइसोमेरिज्म। अगेन मैं ज़्यादा एग्जाम्पल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जब चैप्टर आएगा तो हम खुद डिस्कस कर लेंगे, इसमें बहुत सारे डिस्कशन है, ठीक है। उसके बाद आइसोमेरिज्म्स के बाद जो सबसे ज़्यादा जो लास्ट वाला जो है, ठीक है, जिसके जो बहुत ज़्यादा ही बेसिक रीज़न है जो फॉर्म करता है इतने ज़्यादा कंपाउंड, वो ये है, टेंडेंसी टू कंबाइन विथ नॉन मेटल्स, ठीक है। मतलब ये नॉन मेटल्स के साथ भी काफ़ी अच्छे से कंबाइन करता है। मैं बहुत से एग्जाम्पल्स इसमें लिख सकता हूँ, बट ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं। सबसे पहला अल्कोहल्स ले लेते हैं अपन, ठीक है, कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन से बात करूं कि ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या क्या बनाता है, तो इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अल्कोहल्स, अल्कोहल्स। तो एक आधा एग्जाम्पल अगर मैं अल्कोहल का लूँ तो CH3 CH2 OH, दैट इज नथिंग बट एथेनॉल, ठीक है। इसमें देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन का डायरेक्ट लिंकेज है, ठीक है। देन दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इसमें जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ वो है एसिटिक एसिड का, जो हमने रिसेंटली पढ़ा है, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो अगर वापस से ध्यान दे रहे हो तो इसमें क्या लगा पड़ा है, कार्बन टू ऑक्सीजन का लिंकेज है। ये एक फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, कंबाइंस विथ नाइट्रोजन, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल मैं ले सकता हूँ दैट इज अमीन्स, जैसे कि CH3
NH2, ठीक है, दैट इज नथिंग बट अमीन, दैट इज CH3NH2, इसको हम बोलते हैं मिथाइल अमीन। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस तो यहाँ पे भी कार्बन और नाइट्रोजन का एक डायरेक्ट लिंकेज है। अगेन आई शो, कार्बन एंड नाइट्रोजन का एक डायरेक्ट लिंकेज है। सो ये 3 वजह है जिसके वजह से कार्बन बहुत ज़्यादा ही कंपाउंड्स फॉर्म करता है। एक जस्ट आइडिया दे दूँ, पूरे अक्रॉस वर्ल्ड में अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 30 मिलियन कंपाउंड्स होंगे। आउट ऑफ दैट 30 मिलियन कंपाउंड्स, लमसम मान लो कि 25 मिलियन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बाकी के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी हम इनऑर्गेनिक में कंसिडर कर ले तो बाकी के 5 मिलियन जो बचे कुछ है वो कौन से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पुरानी केमिस्ट्री एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो 200 साल पहले से ही स्टार्ट हुई है और बहुत रिसेंटली डेवलप की गई है, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पुरानी है गाइस, ठीक है। तो ये सारी वजह है जिसके वजह से इतने कंपाउंड से बनाता है, इसके लिए इसका क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप गाइस मैंने जो 3 टॉपिक अभी अभी आपको पढ़ाए हैं उसमें जो सबसे पहला पढ़ाया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपको वो समझ में आया होगा। सेकंड वाला मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही लिखा है, वो समझ में आया होगा। एंड द थर्ड वन दैट इज नथिंग बट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, आपको ये भी चीज़ समझ में आया होगा। तो गाइस ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते वीडियो को, थोड़ा थोड़ा ही सेगमेंट्स अपन डिस्कस करेंगे। थ्योरी टॉपिक है, आप लोग भी शायद बोर हो रहे होगे अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी, आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ बैठ के सुनना है, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे रोकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस, क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था, वापस कह रहा हूँ, दैट इज़ नथिंग बट एनर्जी टू मी। जितना ज़्यादा आप इस वीडियोस को पसंद करोगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और उतने ही अच्छे वीडियोस में बना के आपको प्रेजेंट कर पाऊंगा। तो आई होप गाइस यू मस्ट हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। Thank you so very much for watching this video. God bless you all. Take care.